नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज़, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ और महत्वपूर्ण कृषक आंदोलनों के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि दक्षिण भारत में किस प्रकार से आंदोलन हुए थे। लक्ष्मी नरसू चेट्टी जो थे, जिन्होंने मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की थी, वो उनके मुख्य नेता हुआ करते थे। फिर हमने देखा था किस प्रकार से पंजाब जो है वहाँ पर भी विद्रोह होते हैं किसानों के। उत्तर प्रदेश में होते हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हमने वर्ली आंदोलन देख लिया था, तेलंगाना आंदोलन देख लिया था। ठीक है, उसमें रजाकार वगैरह कौन होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हासिल हमने कर ली है पिछले लेक्चर में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे बारडोली सत्याग्रह के बारे में। ये बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण एक सत्याग्रह है, या एक आप कह सकते हो कि किसानों का, कृषकों का आंदोलन इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसका नेतृत्व किया था इन्होंने। जानते हैं आप इनको? ये हैं सरदार पटेल। और इससे पहले ये सरदार पटेल नहीं हुआ करते थे, इससे पहले से भी पटेल हुआ करते थे। सरदार जो है इसी सत्याग्रह को जब ये नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, उसी वक्त जो है बारडोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी। सरदार कौन होता है? जो नेता होता है, जो नेतृत्व करता है, वो सरदार होता है। इसलिए इनका नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही पड़ जाता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बारडोली सत्याग्रह के बारे में। हुआ क्या था, देखिए, अब आंदोलन हुआ होगा तो उसके पीछे कुछ कारण तो रहे होंगे। तो इसमें हुआ कुछ यूँ था कि 1925 के आसपास जो है गुजरात में अकाल आ जाता है, साथ ही साथ बाढ़ भी आ जाती है। अकाल और बाढ़ की समस्या आ जाती है 1925 के आसपास, जिसके वजह से वहाँ के किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं, और वो जो कर्ज है, माफ़ कीजिएगा, कर्ज और जो कर होता है ना, उसको चुकाने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं, यानी कि लगान चुकाने में वो सक्षम नहीं रहते हैं। इसका फ़ायदा उठाकर और इसको ध्यान में रखे बिना भी जो अंग्रेज़ थे और साथ ही साथ जो ज़मींदार थे, उन्होंने हालांकि कर बढ़ा दिया। बहुत सारे किसानों ने बहुत बार अंग्रेज़ों से, जो स्थानीय अधिकारी थे, उनसे शिकायत करी इस बात की कि साहब हम जो है वो टैक्स इस बार नहीं दे पाएंगे, परंतु उन्होंने सब ने इसकी आनाकानी कर दी। उसके पास बाद में लोग पहुंचते हैं महात्मा गांधी के पास में कि बापू कुछ तो करो, देखिए इतना हमारे साथ जो है अन्याय यहाँ पर हो रहा है। तो बापू बुलाते हैं अपने प्रिय शिष्य को, सरदार साहब को, और पटेल साहब को बुला के इनको कहते हैं कि जाओ और तुम बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व करो। तो महात्मा गांधी के कहने पर सरदार पटेल जो है वो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व स्वीकार कर लेते हैं, परंतु ये अपनी शर्तों पर नेतृत्व स्वीकार करते हैं। ये भगवान की सौगंध खिलवाते हैं पहले सबको कि विद्या माता की कसम, में सब लोगों को गीता पर, कुरान पर हाथ रख के ये कसम खिलवाते हैं कि मैं जैसा करूँगा वैसे ही करना है, टैक्स वगैरह हमको देना नहीं है, झुकना हमें है नहीं है, और शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना जो भी सत्याग्रह है उसको करेंगे। तो सब लोग विद्या माता की कसम बाद में खाते हैं कि भाई हाँ, हम ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे। और इस सत्याग्रह के बाद में सरदार पटेल एक बहुत बड़े नेता बनकर भी उभर कर सामने आते हैं। इनकी स्वीकृति फिर भारतीय राजनीति में और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। किसानों को बहुत सारी यातनाएं वहाँ पर सहनी पड़ती हैं, उनकी फसलें बेचारों की नीलाम कर दी जाती हैं, और तो और उनके मवेशी जो होते हैं ना, गाय भैंस बकरी, उनको भी उठा के ले जाते हैं ज़मींदार और जो अंग्रेज लोग होते हैं वो। ठीक है, परंतु किसान फिर भी डटे रहे, क्योंकि किसानों को विद्या माता की कसम चढ़ा रखी थी सरदार साहब ने। अगर पीछे हटते तो विद्या माता की कसम इन पर चढ़ जाती फिर, है ना। और जब कांग्रेस ने सरकारें बनाई फिर 1937 और 1939 में, तो जब इनकी जब्त कर ली गई थी 1928 में, जो भूमियाँ ज़मीनें इनकी जब्त कर ली गई थी, तो फिर वो कांग्रेस की सरकार जब वहाँ पर प्रांतों में बनती है, इसके बारे में भी हम अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। जब सरकार वहाँ बन गई, तो सरकार ने, जब भारतीय सरकार ही बन गई वहाँ पर प्रांतों में, पूर्ण उत्तरदायी सरकार बन गई थी प्रांतों में, तो उसने ये ज़मीनें इनकी वापस लौटा दी जो जब्त की गई थी किसानों की। ठीक है, अब बारडोली सत्याग्रह के नेताओं के बारे में अगर हम जानें, तो उनमें जो मेहता ब्रदर्स थे, मेहता बंधु, तो ये आपको याद रखना, मेहता बंधु। तो मेहता बंधु कौन से आंदोलन से रिलेटेड हैं? तो बारडोली सत्याग्रह से मेहता बंधु जो थे वो रिलेटेड थे कल्याण जी और दयाल जी, है ना। कल्याण जी, कुंवर जी और दयाल जी जो मेहता थे, ये इसके प्रमुख नेता हुआ करते थे। उसके बाद में बुलाया जाता है सरदार साहब को, और सरदार पटेल जाके फिर इसका नेतृत्व संभाल लेते हैं, है ना।
पटेल जो है, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको बताया, वो कहते हैं भाई लगान जो है हम नहीं देंगे, गीता और कुरान पे हाथ रखकर वो कसम खिलवाते हैं उन लोगों को, है ना। और बारदोली किसान आंदोलन के पक्ष में बम्बई विधानसभा में जो विधान परिषद, माफ कीजिएगा, विधान परिषद जो हुआ करती थी, उसमें जो भारतीय नेता थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। अब आप कहोगे बात हो रही है गुजरात की, तो बम्बई वालों को क्या तकलीफ हो रही है, उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया? तो देखिए, पहले बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही आया करता था गुजरात, इसलिए जो बम्बई प्रेसिडेंसी में विधान परिषद के सदस्य जो थे उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया था इसके पक्ष में, बारदोली के पक्ष में। तो देखिए, ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है कि बारदोली के पक्ष में बम्बई विधान परिषद के भारतीय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था। तो हाँ, बिल्कुल दे दिया था। हाँ, इसके बाद में जब सरकार को लगता है कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो अंग्रेज सरकार की ओर से एक आयोग गठित किया जाता है, जांच आयोग, ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल की अध्यक्षता में, है ना। ब्रूमफील्ड और मैक्सवेल को जांच करने के लिए भेजा जाता है बारडोली को, और बारडोली में इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बना दिया जाता है। वो आयोग जो है जांच करता है, और जांच के बाद में ये पाया जाता है कि हाँ भाई जो लगान और जो कर का प्रतिशत है वो तो भाई अन्यायपूर्ण ही है। 30% जो टैक्स लगाया गया था उसको इन्होंने अन्यायपूर्ण बताया, और इन्होंने कहा कि भैया ये तो अवैध है, और इन्होंने फिर इसको कर दिया 6.03%। तो देखिए, 30% से 6% कर दिया। इसका मतलब बारदोली सत्याग्रह सफल रहा था, और इसी बारदोली सत्याग्रह के बाद में ही जो है इनका नाम रख दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार रख दिया था बारडोली की महिलाओं ने, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से वहाँ का सत्याग्रह का नेतृत्व निभाया था। और इसी के बाद में इनका जो है भारतीय राजनीति में कद जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपके सामने भी कभी कुछ अपॉर्चुनिटीज आए जिसमें आपको लगे कि चैलेंज है, तो उससे पीछे मत हटना। हो सकता आप भी उस एक चीज़ में नेतृत्व करके सरदार बन जाओ, है ना। इसके बाद में देख लेते हैं तेभागा आंदोलन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछ चुकी है। तेभागा आंदोलन हुआ कहाँ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में तेभागा आंदोलन हुआ था। और ये हब हुआ कब था? जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बातें चल रही थी, और बंगाल में और पंजाब में इधर दंगे चल रहे थे। तो पंजाब में बंगाल में जब दंगे हो रहे थे, तो उन दंगों के बावजूद भी ये तेभागा आंदोलन वहाँ पर बंगाल में चलता रहा था। ये हुआ क्यों था तेभागा आंदोलन? तो देखिए, नाम में ही तेभागा लिखा ना, तो उस नाम की वजह से ही ये था। हाँ, तो हुआ क्या करता था कि बंगाल में जो जमींदार हुआ करते थे वो कहते थे भाई जितना भी उत्पादन हुआ ना उसका हाफ जो है ना, आधा हमें आप दो। जो काश्तकार है, किसान है, उनसे मांग करते थे भैया आप हमें आधा दो, मगर किसान कह रहे थे भाई नहीं, हम आधा नहीं देंगे, आपको 1/3 ही देंगे। इसीलिए 1/3 को तेभागा, है ना। तो तेभागा नाम यहीं से निकल के आता है। यानी किसानों ने घोषणा कर दी कि फसल का 2/3 हिस्सा तो वो रखेंगे और जमींदारों को सिर्फ 1/3 हिस्सा ही देंगे। मगर जमींदार कह रहे थे कि नहीं भैया, हमको तो कितना चाहिए, 50% चाहिए, है ना। तो वो 50% देने के लिए राजी होते नहीं है, और इसी के लिए तेभागा मूवमेंट आंदोलन होता है। कहाँ होता है? बंगाल में। जगह का नाम भी ध्यान में रखिएगा कहाँ पे होता है ना। और इसी की वजह से, फसल के विभाजन की वजह से ही इसका नाम जो है तेभागा आंदोलन पड़ जाता है। और इसके नेता देखे जाए तो कंपाराम और भुवन सिंह इसके नेता हुआ करते थे। ये नेताओं के नाम थोड़े से याद रख लीजिएगा, मेंस में कहीं लिखना हो या प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि इसके मुख्य नेता जो थे वो कंपाराम और भुवन सिंह हुआ करते थे, है ना। इस आंदोलन को देखिए बहुत सख्ती से दबा दिया जाता है, परंतु ये आंदोलन किसानों में एक नई जागृति पैदा करने में तो सक्षम हो ही जाता है। उसके बाद में एक कानून बनाया जाता है वहाँ पर, और किसानों को कुछ रियायतें दी जाती है। परंतु ये आंदोलन तो देखिए 1947 ईस्वी तक चलता रहता है ना। तो ये तेभागा आंदोलन देख लिया हमने। यूपीएससी ने देखिए ऑलरेडी इस पर एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था? बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, है ना। क्योंकि वो आधा मांग रहे थे और इन्होंने किसानों ने कहा भाई हम 1/3 देंगे, आधा नहीं देंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना ऐसी कोई बात नहीं थी। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना ऐसी कोई बात नहीं थी। कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द कर देना ऐसी कोई बात नहीं थी। कोई चुनाव थोड़ी हो रहे हैं जो समस्त ऋणों को रद्द कर दें, है ना। तो तेभागा आंदोलन के बारे में इसके नेता हमने देख लिया ऑलरेडी, ठीक है। कंपाराम और भुवन सिंह इसके नेता हुआ करते थे। तेभागा आंदोलन 1/3 के लिए, भाई 1/3 ही देंगे हम, तो आपको आधा नहीं देंगे, है ना। अब देखिए आंदोलनों की बात हो रही है, तो अभी फिलहाल जो है भारत में एक
बड़ा ही खूबसूरत अपना है यूनियन टेरिटरी लद्दाख। तो लद्दाख में इनको आप जानते होंगे, ये है सोनम वांगचुक। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं। ये भारत के बहुत ही एक सम्मानित व्यक्ति हैं और ये क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके प्रति जागरूकता फैलाते रहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक यूनिवर्सिटी लद्दाख में बनाई है, लीग से हटकर इन्होंने काम किया है वहाँ पर, है ना। रेमन मैग्सेसे अवार्ड ऑलरेडी इनको मिल चुका है। ये वहाँ पर क्लाइमेट फास्ट कर रहे हैं और आज इनका 16वां दिन है, ठीक है, क्लाइमेट फास्ट का। और सरकार अभी तक इनकी बात सुन नहीं रही है। तो मैं देखता रहता हूँ, इनको फॉलो करता हूँ, तो मुझे लगा कि हाँ एक ये अपना रखना चाहिए यहाँ पर एक बार, ताकि आपको भी इसके बारे में जागरूकता हो। आप भी जाइए और सपोर्ट कीजिए कुछ, है ना, ट्विटर वगैरह पे जहाँ पे आप कर सकते हो, कुछ इनके वीडियो पे कमेंट कर सकते हो, जहाँ पे भी हो इनको सपोर्ट करिए, हाँ, क्योंकि मैं तो इनको सपोर्ट करता हूँ जो भी ये कर रहे हैं, क्योंकि ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। गांधी जी के सिद्धांतों पर ये चल रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से ये अपना आंदोलन कर रहे हैं। हिंसात्मक होता तो मैं भी नहीं करता ये सब कुछ चीज़ें, है ना। तो आप जाइए और कम से कम सोनम वांगचुक के बारे में तो आप जानिए, बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं ये, और ये धरोहर हैं भारत की, ऐसे लोग, ठीक है। तो बस इतना ही है, आगे चलते हैं आगे। फिर देख लेते हैं किसान सभाएं। तो देखिए हो क्या रहा था कि अलग अलग जगह पर किसान अपने अपनी मांगे उठा रहे थे। गुजरात में कोई अलग उठा रहा है, बंगाल में अलग उठा रहा है, पंजाब में अलग, उत्तर प्रदेश में अलग। तो किसानों को लगा यार क्यों ना हम भी कांग्रेस के जैसा कोई एक ऐसा संगठन बना लें जो ऑल इंडिया लेवल पे हमारी सब किसानों की मांग उठाए, और ऑल इंडिया लेवल पर हम जो है एक मांग उठा सके किसान मिलके सरकार के सामने। तो तब जाके जो है किसान सभाएं बनना शुरू होती है। अलग अलग जगह पर पहले अलग अलग किसान सभाएं बनती है, फिर एक ऑल इंडिया किसान सभा भी बनती है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भी फिर एक किया जाता है, ठीक है ना। तो जो किसानों के आंदोलन थे, सत्याग्रह, उनके विद्रोह ने उनको अपना संगठन और अपना नेता उनको दिए अपने अपने, है ना। बहुत से किसान जो है वो कांग्रेस की किसान नीति से संतुष्ट नहीं हुआ करते थे, है ना। और उसकी वजह से जैसे महात्मा गांधी और उनके अनुयायी कांग्रेसी नेता जो थे वो वर्ग संघर्ष के पक्ष में नहीं थे, यानी कि 2 वर्गों के बीच में संघर्ष हो ऐसा वो नहीं मानते थे। गांधी जी और उनके जो भी अनुयायी थे, वर्ग संघर्ष मतलब जैसे कि मान लो एक जमींदार हो गया एक वर्ग, एक हो गया किसान। तो गांधी जी और ये इनके शिष्य जो थे ये कभी नहीं मानते थे कि इनके बीच में जो है वो संघर्ष होना चाहिए, इनके बीच में कोई जो है टकराव होना चाहिए जमींदार और किसानों के बीच में। ये चाहते थे कि बस सब लोग एक साथ मिलकर चले, जमींदार थोड़ा सा नरमी बरते, किसान थोड़ी सी नरमी बरते। परंतु कुछ लोग ऐसे थे, खास तौर से जो वामपंथी दल थे और वामपंथी विचारधारा वाले जो लोग थे, वो ये चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वर्ग संघर्ष होना चाहिए, वर्ग विभेद की चेतना पैदा होनी चाहिए कि भैया जमींदार अलग हैं, गरीब लोग अलग हैं और हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें अधिकार मिलने चाहिए। ऐसा इन्होंने वामपंथी दलों ने वर्ग चेतना ऐसे पैदा की। उसकी वजह से अलग अलग जो है वो किसान सभाएं भारत में बन जाती है। सबसे पहले देखिए बंगाल में, तो बंगाल में ही सबसे पहले क्यों काम होता था, क्योंकि अपनी जागृति का काम सबसे पहले बंगाल में हुआ था। नेशनलिज्म का गढ़ जो है बंगाल ही हुआ करता था सबसे पहले। उसके बाद में पंजाब में और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जो है वो किसान सभाएं बनना शुरू हो जाती है। यहाँ पर देखिए थोड़े से फैक्ट्स हैं, है ना। 1928 में आंध्र प्रांतीय रैयत सभा बनाई गई थी 1928 में, और बंगाल पीजेंट्स लीग की स्थापना की गई थी 1931 में। किसानों की एक अखिल भारतीय सभा की आवश्यकता अनुभव की जाती है। उसके लिए 1935 में प्रोफेसर एन.जी. रंगा और दूसरे नेताओं ने कार्य करना शुरू कर दिया। और प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा कब बनाई गई थी, तो 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में बनाई गई थी, है ना। किसने बनाई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। पहली जो अखिल भारतीय किसान सभा हुआ करती थी, और कब बनी थी, 1936 में। तो इसकी ये आपको इसका वर्ष याद रख लेना है, 11 अप्रैल 1936 को। कहाँ, लखनऊ में। किसकी अध्यक्षता में, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बनी थी, ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। और इसके महासचिव हुआ करते थे एन.जी. रंगा। किसानों का एक अखिल भारतीय फिर सम्मेलन भी बुलाया जाता है, और एक अखिल भारतीय काउंसिल जो है उसका भी चुनाव कर लिया जाता है इस प्रकार से। तो अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में बनती है। कहाँ बनती है, लखनऊ में। किसकी अध्यक्षता में, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में, और इसके महासचिव होते हैं एन.जी. रंगा साहेब। काउंसिल का जो अधिवेशन था, उस काउंसिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू
की ने अध्यक्षता की थी। तो वहाँ पर अध्यक्षता करते जवाहरलाल नेहरू। और किसान सभा का उद्देश्य किसानों की आर्थिक रक्षा करना हुआ करता था, क्योंकि किसानों का बहुत शोषण हुआ करता था, अंग्रेज सरकार सुनती नहीं थी, जमींदार किसी के बाप की सुनते नहीं थे, इसलिए किसान एक जगह मिलकर क्या करना चाहते थे, जब लोग एक जगह मिल जाते हैं ना, ज़्यादा लोग एक जगह मिल जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है ना। तो ये हमने देख लिया अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। अब कुछ जो प्रांतीय किसान सभाएं हुआ करती थी, जैसे अवध किसान सभा। अवध किसान सभा कब बन जाती है? 1928 में अवध किसान सभा जो है वो बन जाती है। क्यों बन जाती है? जो जमींदार और ताल्लुकदार हुआ करते थे, उनके शोषण के विरुद्ध किसान एकत्रित हो जाते हैं, और इनको एकत्रित करने का सबसे पहले काम शुरू किया था होम रूल लीग के कार्यकर्ताओं ने। होम रूल लीग क्या है, इसके बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में हम जानेंगे आगे विस्तार से, जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आएंगे तब, है ना। उत्तर प्रदेश किसान सभा, इसका गठन हो जाता है 1918 में गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो ये आपको नाम याद रखना है, इनका कौन कौन थे, इनके जो सदस्य थे, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन मालवीय तो भूलना ही मत, मदन मोहन मालवीय, इंद्र नारायण द्विवेदी और गौरी शंकर मिश्र, इनकी अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हो जाता है 1918 ईस्वी में। और 1920 ईस्वी से ही उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ जाता है। तो उत्तर प्रदेश जो किसान आंदोलन हुआ करता था वो असहयोग आंदोलन में जुड़ जाता है। देखिए, जितने भी अब यहाँ पर जनजातीय आंदोलन, जितने भी जातीय आंदोलन, जितने भी किसान महिलाओं के आंदोलन, ये सब जो चल रहे थे, वो गांधी जी के आने के बाद सारे के सारे आंदोलन गांधीवादी जो राजनीति थी उसमें मर्ज हो जाते हैं 1915-17 के आसपास, है ना, क्योंकि गांधी जी सबकी राजनीति एक साथ करके चलते हैं, है ना। तो असहयोग आंदोलन में बाद में ये जो है उत्तर प्रदेश किसान सभा का आंदोलन है वो जुड़ जाता है, ठीक है। अब अवध किसान सभा का जो अवध किसान सभा थी, इसका गठन किया जाता है बाबा रामचंद्र के प्रयास से। तो यही बाबा रामचंद्र के प्रयास से किया जाता है 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा का गठन कर दिया जाता है बाबा रामचंद्र के अध्यक्षता में। और अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती, है ना। और यहाँ पर बाबा रामचंद्र जो थे वो अवध किसान सभा की अध्यक्षता करते हैं, और इनकी अध्यक्षता में या इनके प्रयासों से ही 1920 में गठन हो जाता है अवध किसान सभा का। और ये क्या करते हैं, ये सभा किसानों से जो बेदखली भूमि थी, किसानों की बेदखली भूमि मतलब अब उनको दखलदारी अधिकार उस पर नहीं थे। दखलदारी अधिकार का मतलब क्या? मतलब अब जिन किसानों के पास दखलंदाजी अधिकार हुआ करते थे उनको उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जा सकता था, और जिनके पास ये अधिकार नहीं हुआ करते थे उनको जमींदार साहूकार जब चाहे तब वो उनको बेदखल कर सकता था। तो जो बेदखली वाली जमीन थी, यानी जिस पर कभी भी बेदखल कर सकता था, उसके ऊपर इन्होंने क्या, भाई किसान आप इसके ऊपर फसल ही मत उगाओ, है ना, और बेगार भी मत करो, बेगार करने से भी मना इन्होंने कर दिया, ठीक है। जो प्रतापगढ़ था, प्रतापगढ़ का रूर गांव जो है इसका आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन जाता है। जो अवध किसान सभा थी उसका प्रमुख केंद्र बन जाता है रूर गांव। ये कहाँ था? प्रतापगढ़ में, ठीक है। अब प्रतापगढ़ के किसान जो थे उन्होंने शोषण के खिलाफ नाई धोबी बंद का ऐलान कर दिया। तो नाई धोबी बंद का मतलब क्या है भाई? नाई धोबी बंद का मतलब ये हो गया कि कोई भी आदमी अब इनके घर पे ना तो नाई का काम करेगा, ना इनके कपड़े लगते धोएगा। इस प्रकार से पूरा बंद ये कर देते हैं, तो लोग परेशान आ जाते हैं। तो नाई धोबी बंद आंदोलन कहाँ चलाया जाता है? प्रतापगढ़ में। और ये किसका आंदोलन होता है? तो अवध किसान सभा का। ये सब चीज़ें छोटी छोटी है भाई, याद रखनी है आपको, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं कहाँ क्वेश्चन ऐसे घुमा के स्टेटमेंट बना दे। अब देखिए 1922 ईस्वी तक ये आंदोलन चलता रहता है, और इसका आंदोलन का नाम पड़ जाता है एका आंदोलन। एका आंदोलन मतलब एकता आंदोलन। और इस एकता आंदोलन या एका आंदोलन का नेतृत्व कौन करता है? मदारी पासी। तो मदारी पासी का नाम आपको याद रखना है, किससे जुड़ा हुआ है? एका आंदोलन से इसका नाम जुड़ा हुआ है। ये गड्ढा खोदते थे और उसमें पानी भरते थे और उस सौगंध खाते थे कि भैया अब जो है हम बिल्कुल भी ये टैक्स वगैरह नहीं देंगे, जो भी अत्याचार हम पे हो रहा है वो अत्याचार जो है हम कभी नहीं सहेंगे और हमेशा एकता बनाए रखेंगे। इस प्रकार से मदारी पासी जी जो थे, मदारी पासी के नेतृत्व में चलता है एका आंदोलन। तो ये आंदोलन के बारे में भी आपको याद रख लेना है। अवध किसान सभा, बाबा रामचंद्र के बारे में भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती, वैसे वे बिहार की राजनीति से संबंधित हुआ करते थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑल इंडिया डिप्रेस्ड
क्लास लीग, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास लीग किसने बनाई थी? तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ये बनाया गया था ये माफ कीजिए अंबेडकर के द्वारा। कब? और फिर गांधी जी ने 1932 में क्या स्थापना की थी? किसकी? अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना करते हैं गांधी जी 1932 ईस्वी में। रामकृष्ण पिल्लई ने भारत में सबसे पहले कार्ल मार्क्स की जीवनी को प्रकाशित किया था। कार्ल मार्क्स एक बहुत ही बड़े समाज सोशोलॉजिस्ट हुए हैं ये, ठीक है। उसके बाद 1902 और 1903 में श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पल्लू और महान मलयाली कवि हुआ करते थे एन कुमार आसान, इन्होंने नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। तो नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना किसने की थी? नारायण गुरु का नाम तो आप इसमें बिल्कुल ही मत भूलना। उसके बाद में नारायण गुरु ने क्या कहा था? एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा दिया था। यानी कि बहुत सारे धर्म जो है ये मैं नहीं मानता, सिर्फ इस दुनिया में एक धर्म है, एक जाति है जो कि मानवता है, और एक ही ईश्वर है सब लोगों का। परंतु उनके शिष्य होते हैं सहदानंद अय्यप्पन, ये तो इससे भी आगे चले जाते हैं, कहते हैं कि भाई कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है और कोई ईश्वर भी नहीं है। इनके शिष्य देखिए तो माफ कीजिए गुरु गुड़े रह जाता है और शिष्य गुलगुला बन जाता है, ऐसा कुछ एक है ना, चेला गुलगुला हो जाता है ऐसा। तो हो सकता है कि शिष्य जो है गुरु से ज़्यादा महान भी हो जाए, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि शिष्य जितना गुरु जितना महान है शिष्य उससे कम ही महान होगा, ऐसे कोई वो नहीं है। तो ये देख लिया हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसके बारे में। उसके बाद में कुछ और फैक्ट्स देखें यहाँ पर। त्रिपुरानेनी ने विवाह विधि नामक पुस्तक लिखकर विवाह संस्कारों की तेलुगु में व्याख्या की थी। 1935 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी दल ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो कांग्रेस समाजवादी जो दल हुआ करता था उसने 1935 में जमींदारी उन्मूलन प्रस्ताव पारित किया था, और बाद में आज़ादी के बाद में जमींदारी उन्मूलन का जो कानून वगैरह भी बनते हैं, है ना। ये भी हम जानेंगे जब इकोनॉमी हम पढ़ रहे होंगे तब मेंस के लिए। 1901 की जनगणना के पश्चात विभिन्न जातियों को देशी जनमत द्वारा मान्यता प्राप्त सामाजिक श्रेष्ठता के आधार पर श्रेणीबद्ध किए जाने से जातीय आंदोलन को तीव्रता प्राप्त हो गई थी। चलिए अब देखिए, ये प्रमुख कृषक आंदोलन जो थे वो तो समाप्त हो गए। अब हमारे कौन से आंदोलन बच गए? जो जनजातीय और कुछ जातीय आंदोलन है ना, उनके बारे में थोड़ी जानकारी हमें अभी पढ़ना है। तो अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम उनकी जानकारी हासिल कर लेंगे। जो भी जातीय आंदोलन है, उनके जनजातीय वगैरह आंदोलन है, जैसे मुंडा उलगुलन हमें देखना है, संथाल हूल हमें देखना है ना, भील, कोल, कोली, इस प्रकार के अनेक प्रकार के जो जनजातीय विद्रोह होते हैं, क्यों विद्रोह करते हैं, क्या उनके पास पीछे कारण होता है, उन सब के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अब देखिए, जितने भी हमने ये कृषक आंदोलन पढ़े ना, उनको एक बार हम एक थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं, है ना, ताकि अगर आपको ये भी पता हो कि हाँ पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी हो, उनके मुख्य नेता कौन से थे, कौन से क्षेत्र में होते, ये सब चीज़ें हम हल्की सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जैसे पाबना विद्रोह तो हमने देखा ऑलरेडी बंगाल में होता है, 1873 से लेकर 76 के बीच में चलता है। पाबना विद्रोह के नेता होते हैं ईशान चंद्र राय और शंभूपाल। फिर मोपला विद्रोह तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, मालाबार केरल वाले क्षेत्र में होता है 1836 से लेकर 54 ईस्वी तक, और बाद में 1921-20 में भी ये आंदोलन 21-22 में भी ये आंदोलन वहाँ पर मोपला विद्रोह होता है, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद में। इसके नेता होते हैं सैयद अलवी, सैयद फाजी, अली मुसलियार इसके नेता होते हैं। बिजोलिया आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये कहाँ है? ये राजस्थान में हुआ था। तो जो RAS की तैयारी करते हैं ना, उनको ही बिजोलिया आंदोलन वगैरह के बारे में बहुत डीप में जानने की जरूरत है। हमें इसके नेता डाल लेते हैं। सीताराम दास, मणिकलाल वर्मा इसके नेता हुआ करते थे। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह, तो ये बिहार में हुआ था 1917 ईस्वी में। राजकुमार शुक्ल और महात्मा गांधी इसके प्रमुख नेता हुआ करते थे। खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में होते हैं, इसके नेता होते हैं इंदुलाल याग्निक, सरदार पटेल और महात्मा गांधी। बारदौली सत्याग्रह 1928 में होता है, कल्याण जी, कुंवर जी, सरदार पटेल और दयाल जी मेहता इसके नेता होते थे। और यूपी किसान सभा उत्तर प्रदेश में 1918 में गठित की जाती है। गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय और बाबा रामचंद्र जो है उनकी वो इसके वो होते हैं। माफ कीजिएगा, यूपी किसान सभा है ये, वो तो अवध किसान सभा के होते हैं बाबा रामचंद्र, तो ये उत्तर प्रदेश में 1920 में बनाई जाती है। तो यूपी किसान सभा और अवध किसान सभा दोनों अलग अलग हैं। ठीक है साहब, आगे चल लेते हैं। उसके बाद में आ जाता है एका आंदोलन, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये अवध में चलता है, प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में, और वहाँ पर मदारी पासी इसका नेतृत्व करते हैं। बिहार किसान सभा 1929 में बनती है, इसके नेता होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, और यही बाद में चल के 1936 में जब बनती है क्या, अखिल भारतीय किसान सभा, उस अखिल भारतीय किसान सभा के नेता बनते हैं। उत्कल प्रांतीय किसान सभा उड़ीसा में होती है और मालती चौधरी जो है इसके प्रमुख नेता होते हैं।
जंगल सत्याग्रह होता है दक्षिण भारत में और एनजी रंगा जो है इसके नेतृत्व में इनके नेता होते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा लखनऊ में 1936 में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती एनजी रंगा इसके महासचिव होते हैं। तेभागा आंदोलन बंगाल में होता है 1946 में, ऑलरेडी हमने बता दिया। भवानी सिंह और कंपाराम इसके नेता होते हैं। 1/3 देंगे, आधा नहीं देंगे, ये इसकी मांग थी किसानों की। पुनप्पा वायलर जो है ये हुआ था केरल में 1946, इसमें इसके नेता होते हैं थानू पिल्लई साहब। उसके बाद आ जाता है तेलंगाना आंदोलन। तो तेलंगाना आंदोलन 1946 में मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था कि किस प्रकार से वहाँ के देशमुख जो है पूरी ज़मीन को हड़प जाते हैं। 1.5 लाख एकड़ उनके पास ज़मीन हो जाती है और फिर किसान आंदोलन करते हैं तो रजाकार उनको बहुत दौड़ा के पीटते हैं बेचारों को। इसके नेता होते हैं संदरैया। फिर वर्ली आंदोलन मैंने बताया था बम्बई द्वीप के पास में होता है। आदिम जनजाति के लोग, इनकी पेंटिंग भी मैंने आपको बताई थी। कृषक प्रजा पार्टी बना ली जाती है बंगाल में फजलुल हक और अब्दुल रहीम खान के द्वारा। तो फजलुल हक का नाम तो आप बिल्कुल मत भूलना। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक की हुआ करती थी। प्रथम भारतीय किसान स्कूल बना दिया जाता है 1938 ईस्वी में निंदू बोले के द्वारा। तो ये कुछ फैक्ट जो है इनके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे आप अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक डाल रखा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सखा दोस्त कोई है जो PCS IAS की तैयारी कर रहा हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, 12th कर रहा हो, उसको हिस्ट्री समझने में, ज्योग्राफी समझने में मुश्किलें आ रही हो तो आप हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। और भी आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।